ऑल राइट। सो प्रीवियस क्लास में हम कर रहे थे इम्प्लीमेंटेशन न्यूरल नेटवर्क का। और क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पढ़ा दिए थे और न्यूमेरिकल भी बता दिया था आपको, और उस न्यूमेरिकल को देखकर हम ये समझ पाए कि भाई एक छोटा आर्किटेक्चर भी यदि आप बना दो, भले ही 3 लेयर्स का ही आर्किटेक्चर आप बना दो, ओके, उस पर जो मैथ्स लग रही होगी न्यूरल नेटवर्क की, खास करके बैक ट्रैकिंग के दौरान, वो मैथ्स इज नॉट गोइंग टू बी इजी। ओके, क्योंकि आप बैक ट्रैकिंग में वेट एडजस्टमेंट की बात करते हो, तो जो वेट एडजस्ट करना है वो एडजस्ट होंगे आउटपुट के करस्पॉन्डिंग। ऑलराइट, तो ठीक है, आपको बताया भी मैंने कैसे अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या अपनी कोशिश हो सकती है। और सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन आपको इशू दे रहा था, तो अपन ने रेलू ले लिया था। ठीक है, तो उसके कंटेक्स्ट में काम और आसान हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन पर आए थे, आपको मैंने बोला कि टेंसर फ्लो हमारी जो है वो बेस लाइब्रेरी है, वहां पर साइकिट लर्न होती थी, इसको आपने इंपोर्ट करा। इसके करस्पॉन्डिंग आपने केरास को ले लिया। केरास जो है हमारा एक मीडिएटर है जो कि डील करेगा सारी एप्लीकेशन से जो भी हमारी डीप लर्निंग में है। यही मॉडल लेगा, यही लेयर ले लेगा। प्री प्रोसेसिंग वगैरह करवानी हो तो हम सब केरास से करवाएंगे, और टेंसर फ्लो नीचे बैठा रहेगा, देखता रहेगा सब कुछ। ठीक है कि होन दो, मैं हूं तो सही आपका प्लेटफॉर्म, बेस प्लेटफॉर्म तो मैं ही हूं। केरास तू डील कर ले इन सब से, और तेरे को कोई जरूरत पड़े तो तू मेरे पास आ जाना, मैं तो प्रोवाइड कर दूंगा, कोई इशू नहीं। और इनफैक्ट होता ही यही है, हम लिखते हैं ना tf.keras.मॉडल्स इंपोर्ट सिक्वेंशियल। ठीक है, ऐसे ही कुछ हमने यहां पर लिखा था कोड के अंदर। लेट मी शेयर द एंटायर स्क्रीन नाउ। ओके, ये रहा हमारा वो कोड बुक। ठीक, क्या कह रहे हैं अपन, मॉडल्स से सिक्वेंशियल मॉडल ले रहे हैं। तो मॉडल कौन से पैरेलल मॉडल सिक्वेंशियल बना रहे। पैरेलल मॉडल वाला कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि देखा नहीं है, अब डिसीजन ट्री में वो रैंडम फॉरेस्ट इनको पैरेलल ही तो अरेंज करता है। रैंडम फॉरेस्ट अनसेंबल ही तो है, पैरेलल मॉडल जमते हैं वहां पर। तो ये जो है सिक्वेंशियल यहां हो रहा है, मॉडल बना रहे हैं। ठीक, आपने लेयर ले ली जिन पर न्यूरॉन को रखते हैं, डेंस ले लिया आपने, और यहां इस कोड में मेक मून्स करके एक डेटा सेट उठा रहा हूं। प्रीवियस वाली क्लास में मैंने आपको क्या कर रहा था कि सबसे पहले इनिशियल बेसिक इंपोर्ट करना, और ऐसे ही कुछ आर्किटेक्चर बनवा देना, कुछ डेटा ले लेना और प्रिडिक्शन कर लेना। कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ऐसे ही आपको, आप देखें मेरे प्रीवियस क्लास के रिकॉर्डिंग, आपको पता है। ठीक है, एक टेस्टिंग कर रहे थे कि कम से कम आर्किटेक्चर बनता कैसे, इससे रिजल्ट कैसे आते हैं, देखे तो सही। ठीक, तो ये करा है आपने प्रीवियस रिकॉर्डिंग में पूरा। अब यहाँ क्या है, मैं डेटा सेट ले रहा हूँ, कई प्री डिफाइंड डेटा सेट्स हैं जो एसके लर्न के अंदर हैं। तो आपने टेंसर फ्लो ले लिया, टेंसर फ्लो से सिक्वेंशियल ले लिया, मॉडल हो गया। लेयर में मात्र एक लेयर ली डेंस वाली, बाकी आपको अभी कुछ करना नहीं है। डेटा सेट उठा लिया मेक मून्स वाला, और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो गया, स्केलिंग वाला ले लिया। तो भाई यहाँ से ये बात समझ में आ रही है कि रैंडम मेरा जो न्यूरल नेटवर्क है वो स्केल्ड डेटा मांगता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फंडा उसके अंदर एप्लीकेबल है, वो तो अपने एमएल के अंदर भी है। लेकिन वो कहता है भाई मेरे को जो तुम डेटा दो ना वो पहले से स्केल्ड करके दो, नॉर्मलाइज जो है वो करके दो आप मुझे, मेरे लिए आसान होगा। ठीक है, क्योंकि
वही इशू जो मशीन लर्निंग में फेस कर रहे थे वो यहां पर भी फेस होते हैं, जैसे कि ओवर फिटिंग वाला और अंडर फिटिंग वाला भी। ओवर फिटिंग अंडर, ये दोनों इशू हैं, ये एमएल में भी डीएल में भी है। और आपके वही लफड़े चल रहे हैं, वो बायस वाले और वेरिएंस वाले, बायस एंड द वेरिएंस। और ये जितने भी आप कोई भी एलएलएम उठा लो, चाहे आप कंप्यूटर विजन का प्रोजेक्ट उठा लो, तो जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनके कंटेक्स्ट में ये बदलती नहीं है, क्योंकि आपको बनाना आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर में आप लेयर रख रहे हो, लेयर पे आप मैथ्स कर रहे हो, रिजल्ट्स ऑब्टेन कर रहे हो, ऑल आर न्यूमेरिक, दे आर शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा है भाई, वो हमें नॉर्मलाइज्ड चाहिए। ठीक है, तो क्या है, स्केलिंग आप यहां पर रखोगे स्टैंडर्ड स्केलर। आपने डेटा बना लिया 1000 सैंपल का, उसको स्प्लिट स्प्लिट भी कर दिया, ठीक है, उसको स्केल भी कर दिया, स्टैंडर्ड स्केलर लिया। आप जानते हैं स्टैंडर्ड स्केलर है ना, इसके बारे में अपनी मशीन लर्निंग में चर्चा हुई है कि स्टैंडर्ड स्केलर में वही एक्स माइनस एक्स बार, ये होता है वेरिएंस। उसको यदि स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा स्केल्ड, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ओके, फाइन। तो क्या हुआ है, हमने यही करा या स्केलिंग में। ठीक, तो स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एक्सट्रेन एंड एक्सटेस्ट दोनों को कर दिया, स्केल हो गया। और यही स्केल डेटा आप ट्रेनिंग के लिए देंगे अपन, उसके पहले आर्किटेक्चर बना लो। तो न्यूरल नेटवर्क में आर्किटेक्चर डेवलपमेंट का ही खेल है पूरा। ठीक है, आपको उस दिन मतलब हमारा प्रीवियस क्लास में डिस्कशन हुआ, और ऐसा मैं एक सिंपल एमएलपी मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन बना रहा हूं। 3 लेयर ले ली, 10 न्यूरॉन इस पे रखे, 10 न्यूरॉन इस पे रखे, और 1 न्यूरॉन इस पे रखा। क्लासिफिकेशन कर रहा था, मेक मूव्स का जो डेटा सेट होता है वो 0 1 ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन वाला होता है। ओके, तो क्लासिफिकेशन करना था, आखिरी लेयर पे सिग्मॉइड रखा, एक न्यूरॉन की आवश्यकता है क्लासिफिकेशन करने के लिए। ठीक, और बीच में रेलू एक्टिवेशन फंक्शन ले लिया। इनपुट शेप आपने कहा कि भाई मैं 2 फीचर दूंगा एज एन इनपुट। ठीक है, तो 2 कॉमा, दैट विल बी द इनपुट शेप। वो इमेज रहती है ना, तब जाके विड्थ हाइट और चैनल होते हैं। जब इमेज नहीं रहती है ना, तो इनपुट शेप ऐसे ही दिया जाता है। ओके, तो ये इनपुट लेयर की तरह हम डील करेंगे। ठीक है, कि जो है इनपुट शेप मेरा 2 है, और कम से कम 2 न्यूरॉन तो होना चाहिए इस लेयर पे। ठीक है, बाकी 2 से ज्यादा हो तो चलेगा, 10 ले लिए। तो ये क्वेश्चन आपसे पहले भी डिस्कशन हुआ है मेरा कि कितने न्यूरॉन होना चाहिए इनपुट लेयर पे। मेरे नंबर ऑफ फीचर 2 है, तो एटलीस्ट 2 और 2 से ज्यादा। 1 लोगे तो भी वो ऐसा नहीं कि आप कुछ इशू, वो 1 पे भी काम करेगा, लेकिन दैट इज नॉट समथिंग ओके, मतलब इफेक्टिव नहीं बोलते उसको। फिर ये आगे वाली डेंस लेयर है। अब ये आपके ऊपर है कितने कितने न्यूरॉन इस पे रखना है। अभी 10 रखे हैं, भाई ये भी तो देखो डेटा कितना है, ये भी तो देखो डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। यदि मेरा डेटा छोटा है, सिर्फ 2 इनपुट है उस पर, तो मैं काहे के लिए इस पर 100 न्यूरॉन रख दूं। तो ये समझ अपने आप, खुद की समझ की बात है ये। ठीक है, कि मैं अपना आर्किटेक्चर कोई हैवी बनाने का कहीं से कहीं तक लॉजिक ही नहीं बैठता। ठीक है, तो यहाँ 10 रखे, यहाँ भी 10 रखे, और आखिरी में 1 रख दिया, काम खत्म करा, कंपाइल करा मॉडल। अब कंपाइल में ऑप्टिमाइजर क्या होता है भाई, ये तो बड़ी कहानी चलेगी डीप लर्निंग में। ठीक है, ये तो आप मान के चलो 7 8 घंटे लगेंगे मेरे को समझाने में, ऑप्टिमाइजर ही ऑप्टिमाइजर, ये आगे पढ़ेंगे। लॉस के बारे में आप जानते हो, है ना, ये अपन ने मशीन लर्निंग में पढ़ा है। क्रॉस एंट्रोपी आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी पढ़ा है, और कोई भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम उठा लो, हर जगह क्रॉस एंट्रोपी है। और क्रॉस एंट्रोपी अब अभी ये होता है ना, y log p माइनस ऑफ 1 माइनस वाई log ऑफ 1 माइनस p, ये तो क्रॉस एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है, वेर p इज द प्रोबेबिलिटी, y इज द आउटकम, और बाइनरी आउटकम होंगे 0 and 1 है। ये क्रॉस एंट्रोपी का फॉर्मूला।
तो क्योंकि आपका बाइनरी क्लासिफिकेशन था यहां पे, तो क्रॉस एंट्रोपी मैंने लिख दी, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। और इवेल्युएशन मेट्रिक है एक्यूरेसी। रिग्रेशन होता तो एमएससी, और लॉस होता वहां भी एमएससी, और मैट्रिक्स में भी एमएससी लिखते अपन, दोनों जगह एक ही चीज लिखते हैं। लेकिन क्योंकि क्लासिफिकेशन है तो लॉस में बाइनरी बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लिख दिया, और यहाँ पे एक्यूरेसी लिख दिया। ठीक है, ये मॉडल को कंपाइल कंपाइल करने का मतलब कन्फिगर करना है उसको। अभी मॉडल बिल्ड 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 करना है मेरे को मॉडल को। अभी ये तो आपने क्या करा है, ये एक हाइपोथेटिकल है इतना काम काज। इसको कन्फिगर नहीं करोगे तो बिल्ड नहीं होगा, वो कनेक्शंस नहीं बनेंगे। तो कंपाइल करने से कनेक्शन बन जाएंगे, कनेक्शन बनने के बाद उसको रन कर दो। मतलब डेटा फिट कर दिया आपने, 50 इटरेशन तक चला रहे हो, बैच में डेटा दे रहे हो 32 की, और आप जो है। सर ये मिनी बैच ग्रेडियंट हो जाएगा ना फिर? हाँ देखिए, ये बैच साइज 32 का है, मिनी बैच हो जाएगा। ओके, और ऑप्टिमाइजर एडम है यहाँ पर। तो एडम आपका जो है ग्रेडियंट्स को कैसे वर्कआउट करना है वो ये करेगा काम। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो है ना वो ये अप्लाई होगी। ओके, बैच आपने डेटा का कर दिया, 1000 था, तो 1000 के आपने बोला कि पर बैच में मुझे 32 डेटा पॉइंट्स चाहिए। तो 1000 को आप 32 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, कितनी बन पाएगी? ठीक है, यहाँ पता चल रहा है उससे जो है। ओके, ये 20/20 दे रहा है। 20/20 क्या है, हाउ मच इट इज। उसके लिए देखिए कि मेरा एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन का शेप क्या है, कितना डिवीजन करा आपने, हाउ मच यू डिवाइडेड, 20% कर दिया ना आपने। तो एक्स ट्रेन मेरा और वाई ट्रेन 800 है इसके अंदर। ओके, इसमें 800 होंगे सैंपल्स। ठीक है, क्योंकि 1000 टोटल हैं, तो और 20% का स्प्लिटिंग है आपका, टेस्ट आपने 20% बोला, तो 800 मेरा ट्रेनिंग में जाएगा और 200 मेरा टेस्टिंग में जाएगा। और आप बैच साइज ले रहे हो 32। ओके, तो ये जो एक्स ट्रेन वाई ट्रेन ये डेटा जाएगा, ये बैच में जाएगा। ठीक है, और 800 का यदि आप एक बैच का साइज 32 लोगे तो ऐसे कितनी बैच बनेगी, डिवाइड करिए जरा 800 को 32 से, हाउ मच इट इज। सर 24-25 के आसपास। 24-25 के आसपास आ रहा है। तो 24 यदि 25 के आसपास आ रहा है, तो भाई यहां तो ये 20 पार्ट्स ही कर रहा है। ये यहां पर 20 पार्ट्स कर रहा है, 20/20। इसके बारे में क्या कहना सर चाहोगे? वैलिडेशन वैलिडेशन की वजह से निकाल रहा है शायद। वैलिडेशन की वजह से? क्यों वैलिडेशन की वजह से कैसे होगा? वैलिडेशन में कितना पोर्शन आ रहा है आपका? इसमें भी हाँ, इसमें और चीज, इसमें वैलिडेशन ने स्प्लिट भी करा है अपन। ठीक है, तो 800 का तो डेटा ये था, और उसमें 20% और भाई तुम वैलिडेट कर रहे हो, तो 800 में से 20% और कम कर दो। कितना हो गया 800 का 20% कम पे, बताइए। 800 का 20% कितना हुआ? 800 160। इंटू 0.2, दैट इज 160। तो 160 हट गया, और 800 में से 160 और हट गया। तो देखिए, अच्छा ये अच्छा, इसने बस ये पूछ लिया, इतने इतने ही पूछ लिया इसने कि सर ये बता दो कि बैच साइज 32 है तो वो का मिनी बैच होगा। और अब मेरे को दिमाग में आ गया कि भाई जो है ये तो पूरी कहानी खोलनी पड़ेगी, पूरी पिक्चर बतानी पड़ेगी। तो आपका डेटा है 1000 का, आपने इनिशियली इसको 20% का स्प्लिट करा, तो तुम्हारा 800 गया ट्रेनिंग में और 200 गया टेस्टिंग में। उसके बाद भाई जब तुम ट्रेनिंग भी कर रहे हो तो तुम कह रहे हो इसका भी 20% मैंने वैलिडेशन में कर दिया। तो 20% 800 का वैलिडेशन में 160, तो बचा कितना? 640। और 642 में तुमने बोला कि सर मेरे को 32 की बैच बना, मतलब मेरे को 32 का बैच बनाना, एक बैच बनेगा 32 का, तो अब कर लो। 640 को 32 से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है? 20 सर। 20 आ रहा है। अब देख लो भाई,
ये क्या है, 20/20, ठीक है देवेश, यस सर। है ना, ऐसे आता है। तो भाई ये पता होना चाहिए न्यूरल नेटवर्क में सबको, हर एक को पता होना चाहिए कि ये बताइए ये 20 कैसे आया। तो 20 ऐसे आया कि आपने अपने डेटा को बैच में तोड़ा, तो हर एक बैच में 32 थे, तो 32 से डिवाइड कर दो, तो 20 बैच बनेगी कुल मिला, बिल्कुल मिनी बैच ही है। ठीक है, मिनी बैचेस हैं। एंड ऑप्टिमाइजर एडम लगेगा। अब एडम तो भैया पूरी अब बात की बात है, अभी तो नहीं बताएंगे कि कैसे उसको ऑप्टिमाइज करो। ऑप्टिमाइजेशन की प्रोसेस में यही है कि एरर या लॉस को कम करना, और वो कैसे कम करेगा ये अपन देखेंगे, क्या तकनीक लगा रहा है, तब ऑप्टिमाइजर में पढ़ेंगे। तो अभी इतना हुआ, ट्रेनिंग वेनिंग हो गई, सब कुछ हुआ गया, और लॉस वॉस कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ रिजल्ट वो शो कर देगा। ठीक है, कहाँ गया, प्रिंट कर रहे हैं ना अपन, प्रिंट में आ रहा होगा यहाँ, टेस्ट एक्यूरेसी आ रही है 93%। ओके, ये आ गया। ओके, एंड वैसे क्या है, हार्ट फेलियर, एक काम करें अपन, मैं कुछ और जो है यहाँ पर शो करना चाहूँगा, दैट इज प्लॉट। यदि हम प्लॉट भी बना दें इसका तो वो भी एक अच्छा है तरीका। ठीक है, सो लेट मी चेक, कहीं पर मेरे पास, ओके, देखूँ मैं, यदि आई एम हैविंग दैट प्लॉट कोड ऑल्सो। ओके, हाँ ये रहा, चलो बढ़िया, मिल गया। कभी भी आप जब ट्रेन करो ना मॉडल को, तो इसको हिस्ट्री के बराबर करना, ठीक है, हिस्ट्री इक्वल टू, दैट मीन्स आई रिक्वायर वन वेरिएबल जिसके अंदर मैं पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस को स्टोर करके रखूं, है ना। तो मॉडल डॉट फिट को कभी हिस्ट्री इक्वल टू मॉडल डॉट फिट करेगा। अब रन करता हूं मैं इस कोड को, ठीक है, ऑल राइट, कर दिया रन। ओके, तो वो जब मेरा एग्जीक्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद वो प्रिंट कर देगा रिजल्ट। मुझे प्लॉट बताना है आपको इसका। सो प्लॉट के लिए ना, लेट मी टेक द मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी, इसको भी ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, और हिस्ट्री का प्लॉट शो करेंगे अपन। ठीक है, ये देखिए, ये आ गया है। एक्यूरेसी ट्रेनिंग की आई है 97, टेस्टिंग की भी आई है 97। एक मिनट रुको, ये तो इसकी है यार, अभी इसकी नहीं आई, अभी आ जाएगी। ठीक है, वेट करते हैं, जब तो उसको चल जाने दो, एंड अपन हिस्ट्री के प्लॉट बना देंगे। ठीक है, लॉस का और एक्यूरेसी का। ठीक, ये मेरा कोड पूरा चल गया। ओके, एंड लेट मी क्लिक ऑन मैटप्लॉटलिब, ले लेता हूँ मैं, और इसको भी ले लेता हूँ। ये देखिए, ये प्लॉट आया मेरा, और बड़ा गजब का प्लॉट आया। आप, अच्छा, ये क्यों लिया मैंने क्लोड, क्या क्या मेरे को जरूरत पड़ी, देखिए क्या है, आपको ट्रेनिंग की एक्यूरेसी और वैलिडेशन की एक्यूरेसी, दोनों ये हिस्ट्री में जो, ठीक है, जैसे मॉडल ट्रेन होता है ना, पूरा रिकॉर्ड हिस्ट्री में रखा जाता है, ये मेरे को प्लॉट कराना था। ओके, कितने इटरेशंस हुए एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर एक्यूरेसी लिख दूंगा मैं, टाइटल दे दूंगा ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन। तो एक्यूरेसी एंड द लॉस, वैसे आप अब जैसे हिस्ट्री में एक्यूरेसी लिया ना, वैसे लॉस ले लो। तो ट्रेनिंग का लॉस होता है लॉस, और वैलिडेशन का लॉस होता है वेल लॉस। ठीक है, तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है सर, नंबर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शंस, दैट इज एक्यूरेसी। लॉस का मतलब होता है भाई इनकरेक्ट, वही लॉस होगा। ठीक है, तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि मॉडल जब सीखे, लर्न करे, तो एक्यूरेसी बढ़ाना चाहिए, लॉस घटने चाहिए। अब आप ये प्लॉट देखो, गजब का प्लॉट है, एक्यूरेसी बढ़ रही है, और ट्रेनिंग और वैलिडेशन दोनों बढ़ रही है, और बिल्कुल समांतर गति से बढ़ रही है। तो मेरा मॉडल बहुत अच्छा है भाई, ऐसा रिजल्ट दे रहा। तो और लॉस घट रहे हैं, दोनों बिल्कुल बराबर टक्कर से, ट्रेनिंग के वैलिडेशन के भी दोनों घट रहे हैं, जी मेरा मॉडल बहुत अच्छा है।
ऐसे मतलब मुझे रिजल्ट को इंटरप्रेट भी करते आना चाहिए कि मेरा मॉडल अच्छा है या अच्छा अच्छा बोले तो क्या भाई, ये क्या ऐसा तो नहीं कि सर आपको कोई, ठीक है ये ऐसी बात है, तो भाई क्या है, हमने क्या बोला, एक्यूरेसी बढ़नी चाहिए इटरेशन के साथ। तो एक्यूरेसी ट्रेनिंग की मान लो ये है, वैलिडेशन की ये है, और स्मूथ है। हम क्या है, स्मूथनेस चाहते हैं लाइफ में, लेकिन क्या है कि वो लाइफ स्मूथ होती कहाँ है, कोई ना कोई तो गड्ढे कर ही देता। ठीक है, लेकिन अभी अपन ये मान के चले कि ये स्मूथ है, ऐसे मिल रहा है अपन को। तो ये ट्रेनिंग की एक्यूरेसी और ये वैलिडेशन की एक्यूरेसी, यदि ऐसा कर्व मिल रहा है तो दैट मीन्स वी आर हैप्पी। क्यों? क्योंकि एक तो वैलिडेशन क्या होता है, अनसीन डेटा मानते हैं अपन, और मैं अपने मॉडल को ट्रेनिंग डेटा पे ट्रेन कर रहा हूं, तो मेरा मॉडल वैलिडेशन को अच्छे से समझ रहा है, अनसीन को समझ रहा है, उस पर अच्छा स्कोर दे रहा है, तो ठीक है, गुड। और लॉसेस जो है वो ऐसे आना चाहिए, मैं पहले भी अपनी क्लास में बता चुका हूँ, जेन एआई में बोला है मैंने, ये है मेरा लेटर सपोज ट्रेनिंग का लॉस, और ये है लेटर सपोज मेरा वैलिडेशन का लॉस। यदि ऐसा आता है तो खुशी वाली बात है, यानी वैलिडेशन का लॉस कम ही होना चाहिए, ट्रेनिंग का ज्यादा थोड़ा सा होगा तो चलेगा, ओवरऑल कम होना चाहिए। स्मूथ है, बहुत बढ़िया मॉडल है, इसलिए मैंने वो प्लॉट बनाया। अब कभी क्या होता सर है, हाँ पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, पूछना था एक चीज। मैंने अचानक से याद आ गई। मैंने एक बार ऐसी कुछ चीज पढ़ी थी, मॉडल चेक पॉइंट्स हाँ हाँ क्या होते हैं जो हाँ, हमारे चेक ट्रेनिंग पॉइंट को होते हैं, हम मतलब सेव करते हैं जस्ट इन केस ट्रेनिंग हाँ बीच में ब्रेक हाँ वगैरह हाँ हो जाए, तो ऐसा हाँ, देखिए कुछ चेक याद पॉइंट आया। क्या होता है, चेक पॉइंट क्या होता है, अपन ये कॉल बैक्स और चेक पॉइंट अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कॉल बैक्स है, अर्ली स्टॉपिंग है, मॉडल चेक पॉइंट है, ये सब कॉल बैक्स के अंदर आता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जैसे मुझे 100 रिपोर्ट तक चलाना है, और मैं कह रहा हूं कि भाई तुम 10 इटरेशन वाला जो मॉडल है, जो ट्रेन होके निकला है 10वें इटरेशन वाला, उसको सेव कर लो, चेक पॉइंट है वो, उसको सेव कर लो, जस्ट कीप इट, समथिंग लाइक दैट हम चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इनमें से फिर जो भी मॉडल जिसकी एक्यूरेसी हाई थी उसको अपन उठा लेंगे। आप समझे इस बात को? देखिए क्या हो रहा है, मेरा मॉडल कंटिन्यूसली सीख रहा है डेटा से। ओके, उसने 10 इटरेशन, 20 इटरेशन, 30 इटरेशन वो सीख रहा है, 10 पर सीखा, तो जो सीखा भाई उसको सेव करो। आप जो बोल रहे हो ना चेक पॉइंट वाली बात, 20 पे सीखा, इस पे क्या स्कोर आया, सेव करो। 30 पे सीखा, इस पे क्या स्कोर आया, सेव करो। ये चेक पॉइंट है, CHK के नाम से होते हैं, .CHK ऐसा करके होते हैं वो चेक पॉइंट। ठीक है, यू कैन डू दैट, चाहे तो आप हर स्टेप का चेक पॉइंट ले सकते हो, नहीं तो आप टेंट हर एक स्टेप का करोगे सेव तो फिर वो अननेसेसरी में। और ये अपन आगे जाके वो LLM में भी चेक पॉइंट होते हैं, वहां पर ये भी होते हैं कि ग्रेडियंट जो आप निकाल रहे हो उनको भी किसी स्टेप्स पर सेव करना है। आप यदि ध्यान दोगे तो मेरे जो लाइव सेशन हुए हैं उसमें ये बताया गया। तो ग्रेडियंट भी सेव करना है क्या, कितने स्टेप्स वाले सेव करना है, ये उसी तरीके से चेक पॉइंट है। तो अब हो सकता है मान लीजिए 20 वाला बहुत अच्छा था, इसकी एक्यूरेसी, इसका स्कोर अच्छा था, यहां पर मॉडल ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, तो बोलूंगा कि भाई मेरे को 20 वाला दे दे यार तू, इसको यूज करूंगा मैं एज पर द चेक पॉइंट। ठीक है, तो आपकी ये जो कॉल बैक्स होता है आगे आएगा, मैं अपने मॉडल जब डेवलप करूंगा तो उनको रखूंगा अर्ली स्टॉपिंग, वर्बोस, ठीक है वो भी होता है। ठीक है, मतलब इन कंटेक्स्ट टू दीज थिंग्स। ठीक है, तो अपन उसको पढ़ेंगे करेंगे। ठीक है, तो कॉल बैक्स के अंदर आएगा। यस, ठीक है, यस श्रीधर आज द क्वेश्चन। सर जो आपने अभी ग्राफ्स बनाए हैं सर ऊपर, हाँ ग्राफ बनाया है, यस।
उसमें सर वैलिडेशन, जो अपना वैलिडेशन एक्यूरेसी है सर, हाँ वो ट्रेनिंग वाले से भी ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा है, तो सर यस। अगर हम मान लें कि वैलिडेशन का जो एक्यूरेसी है वो हम्म। कम आ जाए हाँ, आने ट्रेनिंग दो। से, तो सर हम मॉडल में क्या चेंजेस करेंगे कि वो वैलिडेशन ज़्यादा आए सर ट्रेनिंग देखिए से क्या भी? है, यदि आपकी वैलिडेशन स्कोर कम आता है, मान लीजिए, कितना कम आ रहा है, दैट इज द क्वेश्चन। 2%, 3%, 4%, मतलब मैं उसको कहां तक झिला सकता हूं? जी सर। ठीक है, यानी कि जैसे ऐसे सपोज करें आपका ट्रेनिंग एक्यूरेसी आया है 90, वैलिडेशन आ रहा है 85, तो मैं इसको कंसिडर कर लेता हूं, चलो ठीक है यार भाई, कंसिडरेबल, ओके। लेकिन यदि ट्रेनिंग 90 आ रहा है, वैलिडेशन 80 आ रहा है, तो यार ये तो बहुत बड़ा गैप हो गया ट्रेनिंग और वैलिडेशन में। यानी मेरा मॉडल वही ओवरफिटिंग की तरफ जा रहा है, सीधी सी बात है, इससे समझ जाएंगे अपन ओवरफिटिंग पे जा रहा है। क्लियर हो गई बात, दस जी सर। परसेंट का गैप आ जी गया। सर। अब ओवरफिटिंग पे क्यों जा रहा है, क्या कारण बनते हैं ओवरफिटिंग के, अपन को पता है, मशीन लर्निंग में पढ़े हैं अपन ने ओवरफिटिंग के क्या कारण बनते हैं। भाई तुम्हारा डेटा, यानी क्या हो गया, हाई वेरिएंस, व्हाट आर द रीजंस फॉर ओवरफिटिंग, यू शुड बी नोइंग। देखिए ये आप कहीं इंटरव्यू में बैठे, कहीं भी बैठे, अरे इतना पढ़ा दिया, इतना धका दिया, सब कुछ मैं जो है अपने फुल फोर्स पूरी एफर्ट में, ठीक है, आप सभी लोगों के प्रति पूरे डेडिकेशन के साथ, ठीक है, और मेरी हमेशा यही एफर्ट रहती है कि आप लोगों को मैं कोई भी कहीं भी स्टेट में रहें, आपसे कोई कुछ पूछ ले, आपको जवाब देते आना चाहिए। ठीक। तो जैसे श्री पूछ रहा है क्वेश्चन कि सर क्या करें अपन, इंप्रूवमेंट के लिए क्या हो सकता है, आपका मॉडल ओवरफिट कर रहा है, 80 और 90 शो कर रहा है, क्या करेंगे। हमें हमें रीजन पता है, पहली बात तो ये पकड़ लो कि ओवरफिटिंग हो रही है, ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है ओवरफिटिंग क्यों हो रही है, ये पता करना है। ओवरफिटिंग क्यों होती है, कारण भी हमें यह है कि सर वेरिएंस हाई, यानी डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें आउटलायर हैं, और आउटलायर हैं तो वेरिएंस ज्यादा, हाई वेरिएंस वाले डेटा को। दूसरी बात, कब कब और एक तो वेरिएंस हाई, ऊपर से फीचर जो है वो कोरिलेटेड, ये भी लफड़ा है जो भी ओवरफिटिंग को दे रहा है, ऐसी स्थिति बन रही है। तो आपको क्या करना पड़ता है, और दूसरा क्योंकि अभी आप डीप लर्निंग से डील कर रहे हो, तो यहां तो न्यूरल नेटवर्क है, तो क्या करना पड़ता है, सर सारे न्यूरॉनों को ट्रेन मत करो सर, आप ड्रॉप आउट का इस्तेमाल करो। तो जैसे श्री क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर ओवरफिटिंग में फंसोगे तो क्या करना, पहले श्री स्टेप नंबर 1, ड्रॉप आउट का इस्तेमाल करना। ठीक जी है, सर। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे सारे के सारे न्यूरॉन ट्रेन हो, ठीक है, मतलब मैं तो चाहता हूं कि तुम आप सभी लोग ट्रेन हो, आगे सभी बढ़े, लेकिन न्यूरल नेटवर्क थोड़ा सा ये सेल्फिश है, ये नहीं चाहेगा कि सबकी सब ट्रेन हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ड्रॉप आउट का इस्तेमाल करूंगा और डाल दूंगा 0.5, 0.3, 0.2, डिपेंड्स कितनी ओवर फिटिंग है। ठीक है, तो लेटर सपोज 10% का गैप काफी ज्यादा है, तो मैं 50% का ड्रॉप आउट रखूंगा। ड्रॉप आउट का मतलब ये रहता है कि भाई ड्यूरिंग ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग, ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग स्टेप, मैं उस लेयर में, जैसे मान के चलो ये ट्रेनिंग चल रही है, उस लेयर में आपके पास 1 2 3 4 6 न्यूरॉन्स हैं, और मैंने ड्रॉप आउट 50% कर दिया, यानी ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर स्टेप 50% ऑफ द न्यूरॉन विल स्टे न्यूट्रल, वो ट्रेन नहीं होंगे। ठीक है, उनको मैंने न्यूट्रल बना दिया, रैंडमली कोई भी 3 न्यूरॉन उठा लेगा ये, जिनको रैंडम करना है, मतलब उसको न्यूट्रल करना है, और सिर्फ 3 न्यूरॉन की ट्रेनिंग होगी। ये क्योंकि मैंने ये सब न्यूरॉनों को ट्रेनिंग पर डाल दिया, तो एक कारण है मेरा ओवरफिटिंग का, व्हेन ऑल द न्यूरॉन्स आर कंसिडर्ड। तो एक तरीका तो ये है ओवरफिटिंग को कम करना, यार ड्रॉप आउट लगाओ आप। दूसरा तरीका यह है बैच नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, आपका जो डेटा है ना उसको नॉर्मलाइज करो आप, क्योंकि हाँ शुरुआत में तो भाई तुमने स्केल करके दे दिया, वो तो मेरे को पता है, स्टैंडर्ड स्केल करके दिया तुमने तुमने कोशिश यही करी कि डेटा नॉर्मल, लेकिन जैसी वो यहां से निकला लेयर से, वो भाई क्या करके निकला, वो निकला है WX+B करके, प्लस उसके बाद आपने उसको उठा के एक्टिवेशन फंक्शन में और पटक दिया, तो कुछ और रिजल्ट आया। अब ये जो रिजल्ट आया है जरूरी थोड़ी ना नॉर्मलाइज हो, तो आपको क्या करना है, बैच नॉर्मलाइजेशन, कि भाई नॉर्मलाइज डेटा ही रहना चाहिए, और मैं ड्रॉप आउट भी कर दूंगा। पहले तो मैं ड्रॉप आउट से देखूंगा इससे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, यदि इससे कुछ फर्क पड़ता है अच्छी बात है,
नहीं पढ़ता तो नॉर्मलाइजेशन और ठोक दूंगा इसमें कि ये भी पकड़, और अब बता कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फिर उसका रेगुलराइजेशन टेक्निक भी होती है, चिंता मत करो। L1 L2 यहां भी वो पीछा नहीं छोड़ेगा, लस और रिज। अभी भी ओवरफिटिंग हो रही है तो L1 L2 भी लगा सकते हैं रेगुलराइजर, मेरे कोड में है, आगे करा है मैंने, ये भी लगा सकते हैं और देखेंगे ओवरफिटिंग कम हो। तो ये तो कैसे पता चलेगा, ये प्लॉट बना बना के, आपने देखे ना ये प्लॉट बनाया, ये इसी से पता। और मैं रफ बना भी रहा था, आपने मुझसे पूछ ही लिया। जैसे मान लो क्या होता है, आपको ट्रेनिंग कर दी आपने मॉडल की और उसका फिर प्लॉट बनाया हिस्ट्री का, तो मान के चलो ट्रेनिंग का ऐसा आ रहा है, ऐसे कुछ करके प्लॉट आ रहा है, और वैलिडेशन का कहीं कुछ ऐसा आ रहा है, यानी सीधी सीधी बात है यार, ये बहुत फ्लक्चुएशन दिखा रहा है। यानी देर आर some set of data points at this particular iteration which causes the fluctuation in the data। मैं तो चाहता था स्मूथ हो, लेकिन मैंने क्या बोला कि भाई गड्ढे तो खोदेंगे यार, इतना आसान नहीं। ठीक है, तो फ्लक्चुएशन आया, इसी फ्लक्चुएशन को भाई कम करने के लिए तो मैंने ड्रॉप आउट करा, इसी फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए मैंने डेटा को नॉर्मलाइज करा, इसी फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए मैंने रेगुलराइजेशन लगाए कि कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके। रेगुलेशन यानी क्या होता है, पेनल्टी, पता ही है आपको, लीनियर रिग्रेशन में पढ़े, एमएल में पेनल्टी होती है, लगाओ कॉस्ट फंक्शन पे पेनल्टी की, भाई तू रुक, तू ओवरफिटिंग मार रहा। तो ये सब करेंगे अपन। उसके बावजूद भी भाई श्रीधर, उसके बावजूद यदि होता है इंप्रूव तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा आर्किटेक्चर, मतलब इतनी कलाकारी करने के बाद भी यदि ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा तो आर्किटेक्चर चेंज करो फिर। और उसके ये सब और कलाकारी करने से पहले पहले डेटा देख लो यार, उसकी प्री प्रोसेसिंग बराबर हुई है कि नहीं हुई है। तो पहले आपका डेटा प्रॉपर होना चाहिए, उसके बाद ही ये न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर में करना, ये तो मशीन लर्निंग के भी नॉर्म्स हैं। तो पहले तो डेटा को देख लो, व्यवस्थित कर लो, डेटा प्री प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप। तो हम तो डीप लर्निंग में इमेजेस से डील करते हैं, टेक्स्ट से डील करते हैं, और जैसे इमेजेस की बात करें, ठीक है, तो यहां भी प्री प्रोसेसिंग होती है, उसको भी नॉर्मलाइज करना पड़ता है। पहले तो सबको, सारी इमेजेस को एक स्केल में लाना पड़ता है कि सारी इमेजेस मेरी 224 3 चैनल की होनी चाहिए या 1 चैनल की होनी चाहिए। पहले स्टैंडर्डाइज करो सारी इमेजेस को, फिर इसको नॉर्मलाइज करो, और फिर उसको उठा के CNN के अंदर दो। आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है। आप यदि मेरे जेन AI के कोर्स में है तो आपको पता होगा ये बात। सर जब हम इमेज डेटा यूज करते हैं सर, क्या उस वक्त भी हम यही 3 मेथड्स यूज करेंगे हाँ सर बिल्कुल ओवरफिटिंग करेंगे, कम न्यूरल करने के लिए? जहां से फुल्ली कनेक्टेड लेयर चालू होगा बिल्कुल करेंगे। जी सर। और अगर ग्राफ तो मतलब जो एक्यूरेसी का ग्राफ है सर, वो तो दोनों बढ़ ही रहे हैं सर, लेकिन बड़े छोटे छोटे हाँ हाँ, फ्लक्चुएशंस फ्लक्चुएट हैं कर रहे सर, हैं, यानी तो डेटा उस पर्टिकुलर इटरेशन पे डेटा जो भी गया है ट्रेनिंग के लिए, वहां पर मेरा मॉडल जो है ना वो परफॉर्मेंस पुअर हुई है उसकी, फ्लक्चुएशन यही बताते हैं। जी ठीक है, सर। तो हमें उस इमेज का इंटरप्रिटेशन भी आना चाहिए कि क्या हो रहा है, जो आप मुझे शो कर रहे थे उसका इंटरप्रिटेशन भी करते आना चाहिए। ये जो फ्लक्चुएशन बताए गए हैं ये, मतलब फर्स्ट मतलब मॉडल बड़ा तो सही, सेकंड इटरेशन पे डिप मार गया, ठीक है, क्योंकि आप, अब भाई देखो अब ये क्यों हो गया, आप ट्रेनिंग का जरा कोड देखो, ट्रेनिंग के कोड में आप ऑब्वियसली, आप यहां क्या लेकर चल रहे हो, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन लिया आपने, ठीक है, बैच साइज बैच वैच लेकर चल रहे हो, कोड देखें अपन तो बैच लेकर चल रहे हो आप, ठीक है। अब रैंडम सिलेक्शन हुआ डेटा का, ठीक है, डेटा का रैंडम सिलेक्शन है, वैलिडेशन स्प्लिट है ना, कभी कोई 20%, कभी कोई 20%, रैंडम सिलेक्शन है डेटा पॉइंट्स का, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है लफड़ा, कोई ऐसे सैंपल्स आ जाए डेटा पॉइंट्स के जहां पर मेरा मॉडल पुअर परफॉर्म करे, ठीक है। तो मुझे उसके हिसाब से उसके कंटेक्स्ट में मेरे को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेंगे अपने एल्गोरिदम के अंदर। सर तब हम डेटा को फिर से प्री प्रोसेस करेंगे या फिर मॉडल में कुछ चेंजेस अभी तो लाएंगे मॉडल सर, में जब कर रहे ऐसे हैं, देखिए फ्लक्चुएशन? आप देखो, प्री प्रोसेसिंग द इनिशियल स्टेप्स, वो मॉडलिंग तो बाद में लगाते हैं आप, पहले तो आपकी प्री प्रोसेसिंग ही स्ट्रांग होनी चाहिए। आप कॉन्फिडेंट हो कि मैंने डेटा को व्यवस्थित कर लिया, उसके बाद ही मॉडल ने पुटअप करें, पहले तो पुटअप करने का तो बात ही नहीं उठती,
ठीक है, पहले आप व्यवस्थित करिए, उसके बाद फिर मॉडल में करिए। और यदि आपका प्री प्रोसेसिंग स्ट्रांग है फिर तो मॉडल में चेंज करना है, आर्किटेक्चर में चेंज करना, फिर मॉडिफाई करो आप इसको, फिर यही बचेगा काम, और कुछ बचा नहीं, इसी का ही काम बचेगा, अपडेट करने का। जी सर। ठीक है, तो ये मेरा मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन पहला कोड था। उसका एक कोड और बनाया मैंने, और एक नहीं कई और अनेक बनाए कोड तो यहाँ पर आपके लिए। इस बार मैंने इरीस का डेटा उठा लिया। इरीस आप जानते हो, फ्लावर फ्लावर वाला डेटा और क्लासिफिकेशन वाला डेटा, तो उसी को लोड मार दिया और क्लासिफिकेशन करना था। आप जानते हैं 4 क्लासेस होते हैं उसमें, वो सिटोसा, वर्सिकलर, वर्जिनिका, और एक और होती है उसका नाम याद नहीं आ रहा। ये चारों बड़े अच्छे नाम हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन कर रहे हो आप, इरीस का डेटा आपने उठाया, और ये आर्किटेक्ट, और आपने यहाँ क्या लिया है, स्टैंडर्ड स्केलर तो ले ही रहे हो, लेवल बाइनराइजर यानी कि वो करने के लिए, ठीक है, उसको लेबल देने के लिए 0 1 2 3, ठीक है, उसके लिए। ऑलराइट, और अब ध्यान देना, बड़े बड़े अब ध्यान ध्यान देने वाली बात है, देखना ऊपर वाले कोड को जरा नजर डालो आप। ऊपर वाला कोड, ऊपर वाले कोड में मेरे पास था जो डेटा सेट, उसमें बाइनरी क्लासिफिकेशन था। बिल्कुल ध्यान देना, सुनना, ये गलती होती। मेरे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन था, बाइनरी क्लासिफिकेशन था, तो भाई मैंने जो अपना आर्किटेक्चर बनाया था उसमें आखिरी लेयर में एक न्यूरॉन रखा और सिग्मॉइड लिया, बिकॉज सिग्मॉइड इज फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन एंड ओनली वन न्यूरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर इट। और ध्यान देना, जो लॉस है उसमें मैंने बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लिखा है। ये बेसिक्स हैं, बेसिक्स पता होने चाहिए। और अब मैं जो मॉडल ले रहा हूं, अब जो मेरा डेटा ले रहा हूं, वो है इरीस वाला, और वो भाई बाइनरी क्लासिफिकेशन नहीं है, वो मल्टी क्लासिफिकेशन है। इरीस 4 क्लास है उसमें, तो यदि तुम ऊपर वाला आर्किटेक्चर यूज कर लोगे ना इरीज में, तो खेल बिगाड़ देगा ये पूरा। आर्किटेक्चर बोले तो वो एक्टिवेशन फंक्शन, वो वाला आर्किटेक्चर तो खैर ले लोगे, 3 लेयर लगा दोगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन ध्यान देना भाई, ये है इरीज का 4 का डेटा, तो आप यहां पर एक्टिव 3 है उसमें, मुझे लग रहा 4 थे, 4 क्लास थी, लेकिन वो 3 ही क्लास बता रहा है। ये क्या वर्जिनिका, सिटोसा और वर्सिकलर 3 ही होती है, मैं चौथी भी सोच रहा था कोई सी, वो इतने प्यारे नाम थे, मुझे सर लगा कि 3 ही होती हाँ 3 ही होती ना, मुझे लगा यार चौथी भी कोई होती है। ठीक है, और चौथी वाली मैं दिवेश के लिए रख रहा था, दिवेश मना कर रहा है, नहीं सर 3 ही रहने दो। ठीक है, 3 होती है, नाम तो सही बोले ना मैंने दिवेश इन तीनों के। है। यस सर, यस सर। ठीक है, तो भाई 3 क्लास होती है, और 3 क्लास होती है, तो भाई मल्टी क्लासिफिकेशन, और मल्टी क्लासिफिकेशन में शॉर्ट मैक्स लगता है, शॉर्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन लगता है। ओके ये सर ओनली 3 क्लासेस, ओके सर ठीक। तो भाई शॉर्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन लगता है, और उसमें 3 न्यूरॉन लगेंगे, क्योंकि शॉर्ट मैक्स प्रोबेबिलिटी बताता है, और हर एक न्यूरॉन प्रोबेबिलिटी डिस्प्ले करेगा कि ऐसा है कि जो है आखिरी लेयर की बात कर रहा हूं, क्लास ए की प्रोबेबिलिटी 80%, क्लास बी की प्रोबेबिलिटी 10%, और क्लास सी की प्रोबेबिलिटी 10%। ये बताता है शॉर्ट मैक्स, इसलिए 3 न्यूरॉन रखे मैंने। बाइनरी क्लासिफिकेशन होता तो एक न्यूरॉन और सिग्मॉइड, और मल्टी क्लासिफिकेशन होता तो जितनी क्लासेस है उतने न्यूरॉन, और एक्टिवेशन फंक्शन शॉर्ट मैक्स। ठीक है, ये रखा। एंड देखिए लॉस क्या लिखा है मैंने, व्हाट इज द लॉस आई केप्ट, द लॉस इज कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी। डू वी हैव एनी अदर एक्टिवेशन फंक्शन लाइक शॉर्ट मैक्स? सर एक्टिवेशन फंक्शन तो और भी होते हैं सर, 10H एक्टिवेशन फंक्शन होता है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ लगते नहीं है सर। ठीक है, वो 10H और ये जो है ना आपकी आखिरी लेयर पे, वो यहाँ नहीं लगेंगे। ठीक है, 10H वो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में लगते हैं, ओके यहाँ नहीं लगते वो। Sir, anything other than softmax, like similar probability distribution, do we नहीं get? सर, एक्चुअली दिस इज माय क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, एंड द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम आई डू वांट probability of a class, probability of the outcome. So probability is given by the softmax and the sigmoid. ठीक है सर, यदि आपने बोला कि 10H एक एक्टिवेशन फंक्शन और होता है, तो 10H का 10H होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ये होता है 10H।
ठीक है, 10h होता है, आई गेस इसी को देख लेना, एक बार कंफर्म कर लेना। कोई सिग्मॉइड होता है 1/1 + e की पावर -x, ये सिग्मॉइड होता है। इसको कंफर्म कर लीजिएगा, ये 10h है या शॉर्ट में x है, पता कर लीजिएगा आप एक बार। इसी करके फॉर्मूला होता है। और 10h लेकिन वो दिखता, अच्छा एक चीज, एक चीज और बताएंगे। 10h जो है, जहां तक उसका डायग्राम देखा था एक्टिवेशन फंक्शन का, था ये जो है 10h शायद ऐसा करके दिखा रहा था, ऐसा करके, ठीक है, कुछ इस प्रकार से था। शॉर्टनेक्स तो 0 से, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, तो शॉर्टनेक्स मैं इसलिए यूज करूं क्योंकि इसका पर्पस है, हर एक काम के पीछे कुछ लॉजिक छुपा हुआ है। शॉर्टनेक्स क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है, तो शॉर्टनेक्स जो प्रोबेबिलिटी दे रहा है वो यही दे रहा है। और 10h जो होता है कि वो -1 से 1 के बीच में, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आप, है ना, मैं अपने पॉइंट्स पर आप बोल रहा हूं, आप कंफर्म कर लीजिएगा, ये -1 से +1 के बीच में होता है। Yes, sir, it is -1. हाँ ठीक है सर, मतलब मैंने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है। तो -1 से +1 के बीच में होता है, ठीक है। एंड शॉर्टमैक्स को, कि मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो मेरे को -1 से -1, ना नेगेटिव वैल्यू मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। कोई प्रोबेबिलिटी 0 से 1 में होती है और प्रोबेबिलिटी होती है। ओके, तो भाई जैसे मैंने कहा ना आपसे, क्लास ए 80%, क्लास बी 10%, क्लास सी 10%, तो टोटल मिला के 1 हो जाएगा 100%। तो जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वो वाली क्लास सिलेक्ट हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो ये अच्छा हुआ सर ने क्वेश्चन पूछा, सर 10h कर सकते हैं क्या, 10h की कोई चांस बन रहे हैं यहाँ पे? तो सर और इसके मैथमेटिकल फॉर्मूला में क्रॉस एंट्रोपी के, उसमें फिर वो पी और क्यू आ जाएगा ना? हाँ, पी और क्यू आएगा, पी एन क्यू। अरे पी एन क्यू तो वैसे, अब आप देखें, वो तो बाइनरी क्लासिफिकेशन में भी था पी एन क्यू, ठीक है। दिस इज कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी। तो क्रॉस एंट्रोपी तो अभी भी मतलब पीछा नहीं छोड़ रही हो, क्रॉस एंट्रोपी तो रहेगी, पी एन क्यू का तो मैटर ही रहेगा। इट्स कैटेगरिकल, कैटेगरिकल। अब इसमें भी थोड़ा सा देखिएगा, समझने वाली बात है। होता तो एक स्पार्स भी है, I hope you have heard the name. Multi classification में there is one more thing, sparse categorical cross entropy, ठीक है। एक और होती है, तो एक तो बाइनरी, एक है कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी, एक होती है स्पार्स, ठीक है। तो अभी रुको जरा, उसको भी मैं डील करता हूँ। कहाँ गया ये, कौन सा था? हाँ, ये कैटेगरिकल क्रॉस, यहाँ कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी लिखा, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, नहीं तो मेरे को बार बार कंफ्यूज करेगा, ठीक है, हटा दिया। तो शॉर्टमैक्स है, कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी लिया, ऊपर बाइनरी लिया था। ओके, सो डिफरेंट कैटेगरीज, इट्स सेम, इट्स इजी, ठीक है। तो जैसे वो कह रहा है ना, देवेश पूछ रहा है, तो अब आपके पास पी क्या होता है, प्रिडिक्टेड। उस प्रिडिक्शन में कितनी क्लासेस हैं, ए बी सी। एक्चुअल ले लो भाई, एक्चुअल ले लो, एक्चुअल में 3 क्लासेस हैं। प्रिडिक्टेड में क्या आ रहा है, प्रिडिक्टेड में भी ए बी और सी, लेकिन एक्चुअल यदि 1 है, बी और सी 0 है, तो ये प्रोबेबिलिटी ए की दे रहा है 80%, बी की दे रहा है 10% और सी की दे रहा है 10%, ऐसे दे रहा है, ठीक है देवेश, ठीक है। एक्चुअल में यदि ए ही आना था तो 1, बाकी बी और सी 0, और प्रिडिक्शन में ए, तो मेरा मॉडल प्रिडिक्ट करता तो क्या देता है, प्रोबेबिलिटी। तो ए की प्रोबेबिलिटी 80%, बी की 10% और सी की भी 10%, ऐसे दे रहा है। ओके सर। अब खेल अभी खेल खत्म नहीं हुआ, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आपको क्रॉस एंट्रोपी के नाम पर वो कह रहा है कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी, बाइनरी नहीं, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। ये साला कैटेगरिकल क्या है, क्रॉस एंट्रोपी। तो क्रॉस एंट्रोपी तो सर ये तो हमें वही, वो क्रॉस एंट्रोपी तो वही रहेगी, वाई लॉग पी -1 वाई लॉग ऑफ 1 - पी, ये तो यही रहेगी क्रॉस एंट्रोपी। कैटेगरिकल बोले तो क्या, यस, क्या होगा कैटेगरिकल में? आप थोड़ा और पीछे जाइए, याद करिएगा, आपने यदि ध्यान दिया हो, मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है मैंने समझाया था, ये भाई
बाइनरी क्लासिफिकेशन भी करता है, वैसे हर कोई मॉडल ही बाइनरी क्लासिफिकेशन भी करता है, मल्टी क्लासिफिकेशन भी करता है, लेकिन इसका एक फंडा था। बाइनरी क्लासिफिकेशन में ऑब्वियसली 0 और 1 ही होता है। मल्टी क्लासिफिकेशन में दो 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 टेक्निक अप्लाई करी जा सकती है। एक होती है वन वर्सेस ऑल, और एक होती है आपकी सॉर्ट मैक्स। अभी आपने सॉर्ट मैक्स लगाया, और एक होती है वन वर्सेस ऑल। वन वर्सेस ऑल में क्या होता है कि जैसे मेरे पास 3 क्लासेस अभी, ए बी ओ सी, तो मैं क्या करता हूं, ये जो मेरी क्लास है ना ए, मैं वन वर्सेस ऑल में ऐसा करता हूं, ए वर्सेस बी यूनियन सी, मतलब बी और सी को एक ही क्लास मान लेता हूं, वन क्लास ओनली, और ए से उसको वर्सेस करता हूं, और बी वर्सेस ए यूनियन सी, एंड सी वर्सेस ए यूनियन बी। ये होता है वन वर्सेस ऑल। शॉर्ट मैक्स वो बता ही रहा है क्या करेगा, वो प्रोबेबिलिटी देगा। ठीक है, ये दे भी रहा था कि हर एक क्लास की क्या प्रोबेबिलिटी है, शॉर्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन, दैट्स व्हाट इट्स गोइंग टू डू। उसके लिए अपन ने कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी लिखा, ना कि बाइनरी। और वन वर्सेस ऑल में वो आगे ये वन वर्सेस ऑल कब काम आता है, जब मल्टी क्लासिफिकेशन ही हो और तुम उस मल्टी क्लासिफिकेशन को टू कैटेगरिकल में कन्वर्ट कर रहे हो। टू कैटेगोरिकल, एक टिप और होती है टू कैटेगरिकल में कन्वर्ट करने की डेटा को, जो टारगेट रहता है ना उसको कैटेगरिकल में कन्वर्ट कर दो। तो जब टू कैटेगरिकल करते हैं ना तो इस फॉर्मेट में हो जाता है। मैं उसका भी कोड बताऊंगा आपको आगे, क्योंकि यही डीप लर्निंग में फंडे क्लियर नहीं होते कि मेरे को मल्टी क्लासिफिकेशन में है तो कौन सा लॉस लेना है, आखिरी लेयर पे कितने न्यूरॉन रखना है, कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन लेना है। ठीक है, दे ऑलवेज क्रिएट सम कंफ्यूजन। ठीक है, अब अभी वापस आइए, और आगे भी बताऊंगा। ये कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी या मल्टी क्लासिफिकेशन था, शॉर्टनेस एक्टिवेशन फंक्शन के करके 3 जो है मैंने न्यूरॉन रखे, ट्रेनिंग कर दी, इसकी हो गया काम। स्पार्स का मतलब होता है अगेन मल्टीपल क्लासेस, वो यहां यूज नहीं करा अभी। खैर एनीवेज उनके बारे में बताऊंगा आगे, अभी बस ठीक है एक इंट्रोडक्शन के तौर पे समझिए, कोड के साथ ही बताऊंगा मैं। ठीक है, तो इतना करा, एंड ये सब ट्रेन वैन हो गया। देख लेता हूँ इसका क्या आ रहा है रिजल्ट, लेट मी रन द कोड। अरे हिस्ट्री तो इक्वेट करानी है, और हिस्ट्री से करना चाहिए था तो प्लॉट बना देता हिस्ट्री। यस बोलिए। हाँ सर, आपने ये स्प्लिटिंग के टाइम पे एक फिट ट्रांसफॉर्म और एक शिफ्ट ट्रांसफॉर्म लिया है, हाँ, फिट तो ट्रांसफॉर्म। थोड़ा कंफ्यूजन। देखिए फिट तो ये बिल्कुल सर ने अच्छा क्वेश्चन करा है कि सर आप स्केल कर रहे हो जब डेटा को, तो आप एक जगह फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म लिख रहे हो और एक जगह ट्रांसफॉर्म लिख रहे हो, ऐसा क्यों करा आपने? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिट ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म ओनली? ओके चलिए, तो एक काम करते हैं, अभी इतने ही डेटा उठाओ, अभी इतने ही कोड उठाते हैं। जो बड़ा वैलिड क्वेश्चन आया है और इसको समझाना पड़ेगा, इतने ही उठाओ। एंड ये एक्सट्रेस को मैं कुछ नहीं करता, इसको कमेंट कर रहा हूं, और ट्रेन को मैं ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहा हूं। ठीक है, सर एरर से ही सीखने को मिलेगा, एरर से ही हम बात करते हैं। ठीक है, तो द स्टैंडर्ड स्केलर इंस्टेंस इज नॉट फिटेड येट, कॉल फिट विद अप्रोप्रिएट आर्ग्यूमेंट्स बिफोर यूजिंग द एस्टिमेटर। ये क्या है सर, स्टैंडर्ड स्केलर इंस्टेंस इज नॉट फिटेड। तो ये जो स्टैंडर्ड स्केलर क्लास है, आपने पहले इसका इंस्टेंस बनाया स्केलर के नाम से, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, ये आपने बनाया। तो पहले फिट करना पड़ेगा सर उसे, यू हैव टू डू दैट। फिट करिए आप, जैसा कि वो मेरा मॉडल बोल रहा है, मतलब मेरा एरर बोल रहा है कि आपको यहां फिट करना पड़ेगा, नॉट फिटेड। ओके, तो एक एक्सेप्शन रेस करा, बोला कि फिट नहीं हुआ है इसका इंस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट अभी फिट हुआ ही नहीं है। वो डेटा को ट्रांसफॉर्म कहां से करेगा, पहले उसको भाई फिट करो, उसके बाद उससे ट्रांसफॉर्मेशन करवाना।
ठीक है, तो हम फिट कर रहे हैं। और ट्रांसफॉर्म का मतलब ये कि अब ट्रांसफॉर्म ऑब्वियसली स्केलिंग का फॉर्मूला वो ट्रांसफॉर्म है, स्केलिंग का फॉर्मूला इज अ ट्रांसफॉर्म। ओके, तो सर पहले फिर से आपको बताएंगे फिट ट्रांसफॉर्म? देखिए, फिट में क्या है, आप जब ये क्लास को ले रहे हो, स्टैंडर्ड स्केलर, इस क्लास को ले रहे हो, इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ये स्केलर इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास स्टैंडर्ड स्केलर। ठीक है, यही होता है ना, ये कंस्ट्रक्टर है उस क्लास का, और ऐसे ऑब्जेक्ट बनता है। आपको पता ही है ऑब्जेक्ट ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अपन इंजीनियरिंग में। ठीक है, ये होता है। तो क्या है कि ये इसका ऑब्जेक्ट बना, और इसी के बिहाफ में अब आप यदि डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हो कि भाई मेरा ऑब्जेक्ट तैयार है, अब मैं डेटा को स्केल कर रहा हूँ, ये लो स्केल कर रहा हूँ, तो एरर फेंक देगा। वो बोलेगा कि भाई अभी आपने जो इसका इंस्टेंस बनाया है, जो आपने इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया है, वो फिट तो हुआ ही नहीं, इट्स नॉट फिटेड यet, उसको पहले फिट करो। ठीक है, और फिर उसके बाद उससे जो है आप क्या करना, स्टैंडर्डाइजेशन करना। तो ये ट्रांसफॉर्म का मेथड है, ये ट्रांसफॉर्म का मेथड इतना इतना ट्रांसफॉर्म का मेथड। देखिए, एरर में पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन उस ट्रांसफॉर्म के मेथड में वो फिटिंग चेक करता है पहले कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो फिट हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, दैट्स व्हाट इट डू। सर वो डेटा के ऊपर मतलब फिट करता है क्या कुछ, हाँ, मतलब हाँ, फिट? डेटा के ऊपर ही करना है, फिटिंग डेटा के ऊपर ही करनी है मुझे। ठीक है, तभी जाके वो ट्रांसफॉर्म कर पाएगा। तो नॉट फिटेड एरर ये आएगा। ओके, सर वो तो कुछ तो मतलब डेटा के हिसाब से उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ऐसा हाँ, कुछ भी बोल सकते हैं? देखिए क्या है, डेटा के हिसाब से, तो क्या ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो तो वही रहेगा, अब आप डेटा का हिसाब ही दे दो। ठीक है, यहां ये मेरे फंक्शन जो ले रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड स्केलर, इसके ऑब्जेक्ट की डिमांड है ये कि पहले आप फिट करें इंस्टेंस को, ऑब्जेक्ट को, ताकि वो आपके डेटा को स्केल कर सके। बिना फिट करे ऑब्जेक्ट को आप स्केल नहीं कर सकते डेटा को। ठीक है, पहले क्या होता था, और भी मैं जाऊं, जैसे आपने ये मॉडल को ट्रेन करा ना, पहले क्या होता था, ऐसा लिखा जाता था, ये देखो ये क्या है, मॉडल डॉट फिट। ये क्या करा आपने, यहां भी तो, यहां तो पूछा ही नहीं है, ये तो मॉडल डॉट फिट तो पूछा ही नहीं है आपने, क्या सर कर इसको रखा है। हमने वो हमारे न्यूरल नेटवर्क पे फिट कर दिया। हाँ, न्यूरल नेटवर्क फिट कर दिया इस डेटा को, ये कहना चाह रहे हो मॉडल डॉट फिट। क्या करना चाह रहे हैं, मतलब भाई मेरे को इस ऑब्जेक्ट को अभी असाइन तो करा मैंने, इंस्टेंस तो इसका इंस्टेंस क्रिएट हो गया इस पर्टिकुलर क्लास का। ठीक है, अब भाई मेरे को उस डेटा पर अप्लाई करना है, तो एप्लीकेशन करना है, ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है मुझे उस पर्टिकुलर डेटा पे। तो फर्स्ट यू हैव टू फिट, देन यू हैव टू डू एनी काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ओवर इट। डायरेक्टली अभी नहीं होगा, लेकिन फिर आपका एक क्वेश्चन और बन जाएगा, सर टेस्ट पे तो आपने फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म लगाया नहीं, ट्रेनिंग पे ही क्यों लगा रहे हो, टेस्ट पे तो नहीं लगाया आपने। और हाँ क्या, सर, वही वही पूछ रहा था मैं बिल्कुल एक्चुअली। सही है, बिल्कुल सही सर। अब फिट। हाँ, वो अभी सर 2 मिनट लूंगा, आपने ये तो करे नहीं, टेस्ट पे भी लगाते हैं आप, यदि आपको कह रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको पहले फिट करना पड़ेगा तब जाके ट्रांसफॉर्मेशन लगाएगा, ये नहीं तो नहीं करेगा। तो टेस्ट पे भी करते फिर आप। अब देखिए सर, चलिए मैं फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म इसको भी करता हूं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये देखिए सर, कोई एरर नहीं आया, कोई एरर आपके सामने नहीं आया, लेकिन बाद में यदि फिट नहीं भी करते तो भी कोई एरर नहीं दे रहा था वो, तो भी कोई एरर नहीं दे रहा है। यानी आपको सर वन टाइम फिट करना है, बाद में वो तो ट्रांसफॉर्म कर लेगा। अच्छा एक चीज है, दोनों के आंसर भी देखें अपन, इस कोड को मैं डबल बार ले रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन का क्लियरिफिकेशन बिल्कुल होना चाहिए। अभी मैं इसको रन कर रहा हूं, ठीक है, एंड यहां पर मैं एक्स टेस्ट की वैल्यू देखता हूं कितनी आ रही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स टेस्ट हियर। ठीक है, अभी सिर्फ यहां ट्रांसफॉर्म लिखा है मैंने, है ना, ये मेरी एक्स टेस्ट की वैल्यू आई है। अब मैं फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म करूंगा इसको, और फिर देखता हूं कितनी वैल्यू आती है।
और अभी चेंजेस भी करेंगे और भी हैं। इसको मैं फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। ये रन करा और अब एक्सटेक्स की फिर से वैल्यू देखता हूँ कितनी आ रही है, ठीक है। ये देखिए 0.144 करके कुछ ऐसी आ रही है, यहाँ कितनी आ रही है 0.35। अब कहीं यार इरीज का डेटा तो वही होता है जो होता है, इरीज के डेटा में तो बदलाव नहीं आया, स्प्लिटिंग भी तुम बराबर ही कर रहा, सब कुछ व्यवस्थित चल रहा, ठीक है। तो फिर आपका यहाँ 0.35, 0.58, 0.22 यहाँ ये आई और यहाँ अलग आ गई, वैल्यू बदल गई आपकी। आपने यहां पर भी फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है, वैल्यू बदल गई। ओके, तो क्या जो है होना चाहिए डिफरेंस इसको लेकर, एरर नहीं आया, ठीक है, एरर बिल्कुल भी नहीं आया है। लेकिन फिट का मतलब क्या और ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या? आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और जब आप फिट करते हो डेटा को उस ऑब्जेक्ट में, तो आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो, ठीक है भाई। फिट का मतलब यह है कि आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो, क्योंकि स्टैंडर्ड स्केलर में यही तो रिक्वायरमेंट है, मेरे को x माइनस एक्स बार अपॉन न्यू करना है ना। तो भाई मैंने कहा मॉडल डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, तो फिट से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। और जब ये दोनों आ गए उस पर्टिकुलर फीचर के आ गए, तो फिर आप आई गए, तो फिर ट्रांसफॉर्म करने में बचा क्या? तो फॉर्मूला तो पता ही है मेरे को, तो फॉर्मूला पता ही है। ऑलराइट, तो फिर मैं ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, स्केल कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू दैट, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी आपने ये एक्स ट्रेन जो था इसका मतलब उसमें जो फीचर थे उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला और सारे फीचर को उसके अबाउट ट्रांसफॉर्म कर दिया। फिर आपने एक्स टेस्ट का जो फीचर है, अब जो लेफ्ट आउट वैल्यू बची है एक्स टेस्ट की, जो बची वैल्यू, उनके फीचरों का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, फिर उसके अबाउट से ट्रांसफॉर्म कर दिया। ऊपर आपके पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन था एक्स ट्रेंड के कंटेक्स्ट वाला, उसी को आपने यूज करके यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन मार दिया, जो बबन सर पूछ रहे हैं कि सर आपने एक जगह कर दिया एक जगह नहीं करा। और पहले तो ये बता दो फिट और ट्रांसफॉर्म होता क्या है। तो फिट का मतलब यह है कि आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करा और वो फॉर्मूला में पुट कर दिया स्टैंडर्ड स्केलर वाले से, और आपने स्केल्ड डेटा बना लिया। एक्सटेस्ट में आपने सिर्फ ट्रांसफॉर्म लगाया और फिट करने, क्योंकि फिट की जरूरत नहीं थी भाई, फिट निकाल चुका हूं मैं ऊपर से, तो मैंने सिर्फ ट्रांसफॉर्म लगा दिया। हाँ, आपकी इच्छा हो तो आप एक्सटेस्ट का भी फिट कर लो, उसका भी मतलब उसमें भी अब हर एक फीचर का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो और उससे ट्रांसफॉर्म कर दो, ये भी संभव है, कर लो। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और सबके लिए एक्सप्लेनेशन हो गया सर। क्लियर हो गया सर, ठीक है, फॉर ऑल ये एक्सप्लेनेशन सामने आ गया। अब ठीक है, अब आप चाहे इसको ऊपर लिख लो, लेकिन भाई यदि मैं, अच्छा एक चीज और यार, इसी कोड को मैं फिर एक हेरा फेरी और करूंगा, ठीक है। लेट मी टेक दिस कोड
एंड अब मैं एक काम करता हूँ सर, टेस्ट को ऊपर कर दूँ और ट्रेन को सर नीचे करूँ, तो सर देखते हैं सर क्या है सर, एक बार लेट मी रन द कोड। ठीक है, फिर एरर फेंकेगा भाई, पहले उसको फिट चाहिए, फिट। ठीक है, तभी वो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, सीधी सी बात है, नहीं तो एरर फेंकेगा। तो फिट का मतलब मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लेना और उसको बाद उसको फॉर्मूला लग के ट्रांसफॉर्म कर देना। और एक बार फिट निकल गया तो आप एक्सट्रेस में भी वही यूज़ कर लो, नहीं तो एक्सट्रेस का अलग से भी निकाल सकते, कोई इशू नहीं। लेकिन हम यूज़ नहीं करते ऐसा, है ना, एक्सट्रेस को सिर्फ ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म एक्सट्रेन के मीन और उसके अबाउट ही कर रहे हैं अपन। ये काम हो गया। ठीक है, आई होप दिस मेक्स सेंस एंड यू एंजॉयड द क्लास। बाकी का जो कोड है यही कर रखा है मैंने सब में। ठीक है, ये देखो हर जगह स्टैंडर्ड स्केलर लगा रखा है और डेटा सेट चेंज कर करके काम करो। हाँ, ये आ गया ना, स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी, आगे वाले कोड में आया है ये चीज, स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी। सर इसमें बैच भी डाला है हमने बीच में। हाँ, कहाँ डाल रहे हो बैच? ये तो ये बैच नॉर्मलाइजेशन ना, हाँ ये मैंने बैच नॉर्मलाइजेशन करा था। ये आर्किटेक्चर मैंने खुद से बोला कि यार कितने क्या चेंजेस, बैच भी डालूंगा, ड्रॉप आउट भी लगाऊंगा आपको बताने के लिए, ये मैंने खुद से ही करा था। बैच भी डालना है, ठीक है, बैच नॉर्मलाइजेशन, और यहाँ स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी लिया इंस्टेड ऑफ कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है, ऐसा करके चले हैं, और वही डेंस 3 और शॉर्ट मैक्स और ये लेकर करें। ठीक है, तो और बड़ी देखो क्या हो गया, आप यदि इसकी एक्यूरेसी देखोगे तो या भैया 100% ही बता रहा है। ऐसी कौन सी एक्यूरेसी आ गई जो 100% ही शो हो रही है बार बार? ठीक है, तो देखेंगे, बात करूंगा, इसको भी प्लॉट बनाएंगे। ये देखो वैलिडेशन भी 100% और ट्रेनिंग भी 100%, यानी मॉडल कैसा काम कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, 100% बिहेव कर रहा है। ये तो ऐसा होते नहीं, तो मॉडल लर्नर क्या कर रहा है, लॉसेस भी शो हो रहे हैं लेकिन एक्यूरेसी 100% आ रही है। तो भाई कुछ भी खेल हो सकते हैं न्यूरल नेटवर्क में, वो भी कहता हूँ क्यों आया, इसके चक्कर में हुआ ये सब काम। क्योंकि कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी लिखता तो बहुत मतलब अच्छा चल रहा है। स्पार्स क्या होता है ये भी बताऊंगा। ठीक है, सब बताएंगे। और स्पार्स कब क्या, अच्छा स्पार्स आपने ये जानते हो ना, स्पार्स मैट्रिक्स तो जानते ही हो तुम, क्या होती है स्पार्स मैट्रिक्स? स्पार्स स्पार्स पता है ना आपको, जहां पर जीरो की संख्या ज्यादा होती है, ऐसी मैट्रिक्स मैं अभी हिंट देके छोड़ रहा हूं आप, ऐसी मैट्रिक्स जहां पर जीरो की संख्या ज्यादा होती है और इनपुट नंबरों की संख्या कम होती है, वैसी मैट्रिक्स को स्पार्स मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है सर तो जब हम 1 हॉट इनकोड कर देते हैं हमारे डेटा को तभी हाँ, शायद ये। वो 1 हॉट एनकोड करते हैं तो भैया जीरो ज्यादा होता है, 1 कम हो जाते हैं, स्पार्सिंग स्पार्सिंग करें। ठीक है, हिंट दे दी है मैंने। ठीक है, तो हो सकता है आप आगे इसको क्रैक करो, फिर मिलेंगे अपन अगले लेक्चर में और करेंगे। ठीक है, तो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। आई होप अच्छा डिस्कशन हुआ और ऑल द पीपल